नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। इसके साथ ही वो हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता की। जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत स्टार्स प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इनमें हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा का नाम शामिल है। इसमें 5,718 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लोन मोरेटोरियम में ब्याज पर ब्याज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोन मोरेटोरियम सुविधा का फायदा 15 नवंबर तक जारी रहेगा। इस तारीख तक ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित नहीं किया जाएगा। देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 पर डीआरडीओ प्रमुख सतीश रेड्डी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एंटी रेडिएशन मिसाइल हवा में कोई भी विकिरण तत्व खोज लेती है, साथ ही उस पर हमला करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। रेड्डी ने कहा है कि हालांकि इसे अभी कुछ और टेस्ट करने के बाद वायुसेना में शामिल किया जाएगा। हाल ही में बनाए गए कृषि बिलों पर आंदोलन को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों के साथ आज बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद नहीं थे। इससे नाराज किसानों ने मंत्रालय में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। किसानों ने बिल की कॉपी भी फाड़ डाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने राज्य में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर फरमान जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों में तत्काल प्रभावी व कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार के अपराधों के मामलों में वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौका मुआयना करें। हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार ने शीर्ष अदालत से गुजारिश की है कि सीबीआई को निर्देश दें कि वो राज्य सरकार को जांच पर पाक्षिक स्टेटस रिपोर्ट दे। हाथरस मामले में योगी सरकार ने मांग की है कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में करवाए। साथ ही कहा कि सरकार अपनी रिपोर्ट प्रदेश के डीजीपी के जरिए कोर्ट को देती रहेगी। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार चाहती है कि सीबीआई जांच कोर्ट की निगरानी में होगी तो राजनीतिक दल इस पर सवाल नहीं उठा पाएंगे। हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक नई जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें घटना से जुड़े पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में एक विशेष कार्यबल का गठन कर मामले की जांच कराने की भी मांग की गई है। हाथरस मामले में सीबीआई की टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई कल पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई थी और उससे घंटों पूछताछ की। सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पीड़िता के 3 भाइयों से पूछताछ की है। सीबीआई ने कल पीड़िता के गांव, घटनास्थल और शमशान घाट की जांच की थी। हाथरस मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी आज पूछताछ कर रही है। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनय कुमार की अगुवाई में 12 सदस्यीय टीम मथुरा पहुंची है। बता दें कि मथुरा की अस्थायी जेल में पीएफआई के 4 सदस्य बंद हैं। ईडी को इनसे पूछताछ करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से इजाजत दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के विवादित बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि राजद के जीतने पर बिहार में कश्मीर से आए आतंकी पनाह लेंगे। इसी बयान पर विपक्ष केंद्रीय मंत्री पर हमलावर है। दूसरी तरफ भाजपा ने केंद्रीय मंत्री के इस बयान का बचाव किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में समलैंगिक विवाह को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि समलैंगिक विवाह को सरकार द्वारा मान्यता दी जाए। इसके अलावा विशेष विवाह और विदेशी विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल किया जाए। भारत में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड जब से बनी है तब से उत्तराखंड की सीमा से सटे इलाके में नेपाली सेना ने सक्रियता बढ़ा दी है। बॉर्डर पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए नेपाल सड़कों का जाल बिछा रहा है। चीन के इशारे पर बीते 5 महीनों में नेपाल 275 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर 15 प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। दिल्ली में अगले 1 हफ्ते तक वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि वायु प्रदूषण अगले 5 दिनों तक खराब रहेगा। इसकी वजह बारिश और हवा के रुख में बदलाव नहीं होना बताया गया है। इसके चलते सुबह में धुंध छाई रह सकती है। इसका असर NCR के इलाकों में भी पड़ेगा। निजी अस्पतालों ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोरोना जांच किट की कीमतों में कमी किए जाने का स्वागत किया है। ममता सरकार ने जांच किट की कीमत 2250 से घटाकर 1500 रुपए कर दी है। वहीं निजी अस्पतालों ने सरकार से किट पर GST कम करने का आग्रह किया है। अस्पतालों ने कहा है कि हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से चुनाव में काम के आधार पर वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर प्रदेश की स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसे आज से 15 साल पहले थी। नीतीश
रैली को संबोधित करते हुए कहा कि किसी के प्रचार के चक्कर में नहीं आइएगा, वरना उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और आपकी घट जाएगी। यूपी में अगले माह 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन में सहानुभूति और जाति समीकरण पर जोर दिया है। टिकटों के बंटवारे में भाजपा की ये रणनीति देखी जा सकती है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि भाजपा ने अपना दल और सुहेल देव पार्टी से गठबंधन किया था। द्विमुख प्रमुख एमके स्टालिन ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को हिरासत से रिहा किए जाने का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने हिरासत में बंद कैदियों को भी रिहा करने की मांग की है। स्टालिन ने कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई है कि महबूबा मुफ्ती को 14 महीने बाद हिरासत से रिहा कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें सीएम शिवराज के अलावा सिंधिया का भी नाम शामिल किया गया है। दरअसल बीजेपी ने प्रचार के लिए 2 पोस्टर जारी किए थे। इनमें सिंधिया का फोटो गायब था। इसको लेकर कांग्रेस लगातार तंज कस रही थी। इसी के चलते सिंधिया को स्टार प्रचारक बनाया गया है। सुशांत मामले में ईडी ने जाने माने फिल्म डायरेक्टर दिनेश बिजान के घर और ऑफिस में छापा मारा है। ईडी ने बिजान से उनकी फिल्म राबता को लेकर पूछताछ की है। इसमें सुशांत ने काम करने के बदले कितना और कैसे पैसा लिया था, इसकी जानकारी जुटाई है। बताया जा रहा है कि ईडी इस फिल्म की एक्ट्रेस रही कृति सेनन से भी पूछताछ कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राधोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को नालंदा की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पिछले चुनाव में नीतीश को सीएम बनाने का दावा किया था, वो कर दिखाया। इस बार सरकार बनी, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। सुबह से चल रही मुठभेड़ को पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। मारे गए दहशतगर्दों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना पर सर्च अभियान चलाया गया। पीडीए ने जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव को अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। इसके साथ ही पप्पू यादव इस बार मधेपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी शामिल है। पंजाब सरकार के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि सैनी ने 1991 में जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और जान लेने के एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग कर अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। दिल्ली बवाल के 2 आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करने के दौरान कहा है कि दिल्ली पुलिस दोनों आरोपी रेहान और कयूम के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर सकी, इसलिए कोर्ट दोनों को जमानत पर छोड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दोनों की लूट सहित कई आरोपों में गिरफ्तारी की थी। बिहार चुनाव के बीच शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस में शामिल हो गई है। सुभाषिनी ने पटना में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस के टिकट पर मधेपुरा से बिहारीगंज सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं दिल्ली में आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी मुहर लग सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को धारा 370 पर बोलना महंगा पड़ गया। बिहार की मुजफ्फरपुर कोर्ट में फारूक के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि फारूक ने धारा 370 पर चीन के दखल वाला बयान दिया है। ये बयान देशद्रोह जैसा है। इसके बाद कोर्ट ने देशद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पंजाब में बीते स्वतंत्रता दिवस पर मोगा के उपायुक्त कार्यालय में खालिस्तानी झंडा फहराने के मामले में एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए ने पंजाब के 6 स्थानों पर तलाशी ली। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए। आपको बता दें कि पंजाब में इसके पहले भी कई बार खालिस्तानी देशद्रोह जैसी हरकतें करता रहा है। केंद्र सरकार ने अपने सभी महकमों में सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, विभागों, सीपीएसई, केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी के तहत भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू मुन्नू बताया है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी बातों में आ गए थे। सरकार बनाने के लिए पिछली विधानसभा चुनाव में सारी मेहनत सिंधिया ने की थी। महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोलने को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने सीएम ठाकरे पर हमला बोला है। अमृता ने कहा कि महाराष्ट्र में बार और शराब की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन मंदिर खतरनाक जोन में है। उन्होंने कहा कि भरोसा न कर पाने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर खुद को साबित करना होता है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में स्कूलों को खोलने पर फैसला किया गया है। इसके तहत आगामी 1 नवंबर को कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। लक्ष्मी विलास होटल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी जोधपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए। शौरी की वकील ने उनकी तरफ से जमानती मुचलके पेश किए। शौरी ने कहा,
गुमनाम शिकायत पर 2014 में केस शुरू हुआ, लेकिन सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में 2 बार कहा कि इसकी कोई योग्यता नहीं है। बिहार चुनाव में सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने वाली प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी अनोखे अंदाज में प्रचार कर रही हैं। प्रिया मिथिलांचल की खोएछा परंपरा के जरिए वोटरों से जुड़ रही हैं। वो हर घर परिवार के कपड़े और छोटा टुकड़ा, 1 मुट्ठी अनाज और 1 रुपया मांग रही हैं। इसे सुख समृद्धि का सूचक माना जाता है। जम्मू कश्मीर के चंदूरा स्थित एसओजी कैंप से आज रात से एक एसपीओ गायब है। इस घटना के बाद से ही कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा बल एसपीओ की तलाश में लगे हुए हैं। गायब एसपीओ की पहचान अल्ताफ हसन भट्ट के रूप में हुई है। उनके साथ ही 2 AK-47 राइफल और 3 मैगजीन भी गायब हैं। वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गलियां खूबसूरत और बड़ा आकार लेने जा रही हैं। इसके लिए अमृत योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कवायद शुरू कर दी है। दरअसल बनारस के घाटों को मां गंगा दिव्यता प्रदान करती हैं और शहर की प्राचीन गलियां भव्यता देती हैं, इसलिए इनका विस्तार किया जाएगा। राजस्थान डीजीपी के पद से आज रिटायर होने वाले भूपेंद्र यादव को बड़ा तोहफा मिला है। सीएम गहलोत ने भूपेंद्र यादव को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया है। सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी मुहर लगा दी है। बता दें कि भूपेंद्र यादव ने बतौर डीजीपी BRS मांगा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उत्तराखंड के निजी स्कूल फीस को लेकर सरकार और CBSE के बीच पिसने लगे हैं, इसलिए स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि उत्तराखंड सरकार ने पहले सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी है। अब CBSE स्कूलों से स्पोर्ट फीस, टीचर ट्रेनिंग फीस और स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए फेसबुक ने एक बार फिर आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिस्ला ने कहा है कि वो अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए $100 मिलियन की मदद करेंगे। इससे पहले भी वो $300 मिलियन का अनुदान दे चुके हैं। बिहार चुनाव के दंगल में बाहुबली रामा सिंह इस बार सीधा मुकाबला नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी वीणा सिंह को मैदान में उतारा है। उनकी पत्नी ने RJD की टिकट पर महनार सीट से आज नामांकन किया। बताया जा रहा है कि रामा सिंह का कोर्ट की रोक या अन्य कारणों से नामांकन रद्द हो सकता था, इसलिए नामांकन नहीं किया है। बिहार के बेतिया में सिविल सर्जन कार्यालय के हेड क्लर्क को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। DSP सुरेंद्र कुमार ने क्लर्क शंभू चरण सिंह को 49,500 रुपए के साथ रंगे हाथों दबोचा है। DSP ने बताया कि सिविल सर्जन कार्यालय से PHC के लिए धनराशि आवंटित की गई थी। इसी के नाम पर 49,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना से ठीक होने के बाद बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना उपचार के बाद वो सुपरमैन की तरह महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होना बताया गया है। ये दावा ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किया है। बता दें कि ट्रंप को 1 अक्टूबर को कोरोना हुआ था। केरल कांग्रेस एम के अध्यक्ष और सांसद जोस मणि ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। जोस मणि ने कहा है कि UDF ने उनकी पार्टी का दशकों पुराना संबंध रहा है, लेकिन ये रिश्ता अब खत्म हो गया है। इसके अलावा जोस मणि ने कहा कि वो UDF की मदद से राज्यसभा सांसद बने थे, इसलिए उन्होंने उसकी सांसदी भी छोड़ने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा को लेकर सलाह दी है। इसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्रों को उनकी 10वीं और 12वीं कक्षा के नाम संशोधन करने की व्यवस्था की जाए। इसमें नाम, उपनाम और अन्य जानकारियों को बदलने की छूट देनी चाहिए, ताकि इस तरह के होने वाले विवादों से छात्र बच सकें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि धूल की रोकथाम के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग हो या नगर निगम हो, मंत्री ने कहा कि प्रदूषण का मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और सभी एजेंसियां इसकी रोकथाम के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सौर ऊर्जा का उत्पादन 4 वर्षों में 7 मेगावाट से बढ़कर 177 मेगावाट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने एक मिशन के तौर पर इसे अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इसके लिए काफी संभावनाएं हैं। जरूरत इस बात की है कि सौर ऊर्जा को एक मिशन के रूप में अपनाया जाए। सुशील कुमार मोदी ने काराकाट में चुनावी जनसभा की। उन्होंने प्रत्याशी राजेश्वर राज के लिए वोट मांगा। उनके साथ मंच पर भाजपा नेता अवधेश नारायण सिंह भी मौजूद रहे। सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार विकास की बात करती है, जनता आज अमन चैन से है। पिछले 15 साल में प्रदेश में सिर्फ विकास की बात हुई है। सासाराम में आरजेडी प्रत्याशी राजेश गुप्ता के समर्थन में महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही महागठबंधन के दलों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ाने और जनता के बीच उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया है कि मतदान में समाज का हर वर्ग उनके साथ खड़ा है। बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव डेहरी विधानसभा पहुंचे। यहाँ उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सत्यनारायण सिंह यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। भूपेंद्र यादव ने कहा
है कि जो व्यक्ति महागठबंधन को ही संभाल कर नहीं रख सका वो बिहार को क्या संभालेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।